कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज में आपका स्वागत है। आज तारीख है 24 सितंबर 2025 और हम आपके लिए लेकर आए हैं पिछले 2 दिनों यानी 22 और 23 सितंबर की कानूनी दुनिया की वो खबरें और विश्लेषण जो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। ये जानकारी हमने भारत के प्रमुख कानूनी समाचार स्रोतों से जुटाई है। हमारा मकसद है उन अहम नुक्तों पर गहरी पड़ताल करना जो चल रहे कानूनी घटनाक्रम को समझने में मदद करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले 2 दिनों में क्या कुछ खास रहा है कानूनी दुनिया में? नमस्कार। हाँ, पिछले 2 दिन काफी हलचल भरे रहे हैं। देखिए, एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स वो राज्यों के कामकाज और प्रशासन पर काफी सख्त नजर आए, और दूसरी तरफ मजेदार बात यह है कि न्यायपालिका खुद अपने अंदर भी झांक रही है। मतलब अपनी कार्यप्रणाली, नियुक्तियों, जजों की कमी, इन सब पर भी मंथन चल रहा है। हाँ, ये आंतरिक मंथन वाली बात दिलचस्प है। जैसे सुप्रीम कोर्ट अपनी ही व्यवस्था की कुछ चुनौतियों जैसे फैसलों में देरी या जजों की कमी, खासकर हाई कोर्ट्स में, इसको लेकर काफी गंभीर लग रहा है। बिल्कुल, और ये चिंताएं वाजिब भी हैं। देखिए, हम सब कहते हैं कि न्याय में देरी मतलब न्याय से इनकार। सुप्रीम कोर्ट में खुद ये सवाल उठाया कि भाई अगर हाई कोर्ट्स आधी क्षमता पर चल रहे हैं तो उनसे सारे मामले फटाफट निपटाने की उम्मीद करना ये कैसे मुमकिन है? ये तो सिस्टम की क्षमता का सवाल है। और ये रजिस्ट्री की देरी पर भी नाराजगी की बात आई थी। 3 साल की देरी किसी लिस्टिंग में। हाँ, वो भी एक मामला था। कोर्ट ने अपनी ही रजिस्ट्री के काम करने के तरीके पर सवाल उठाया और एक मामले में तो जांच का आदेश भी दिया, जहां लिस्टिंग में करीब 3 साल लग गए। इसके साथ ही वो जजों के प्रदर्शन के मूल्यांकन की बात भी उठी। मतलब अगर फैसले महीनों तक अपलोड ना हो तो शायद काम का मूल्यांकन करना पड़े। ये सब दिखाता है कि कोर्ट अंदरूनी सुधारों पर भी ध्यान दे रहा है। इसी से जुड़ा वो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति वाला मामला भी है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है। गुणवत्ता, अनुभव, अनुच्छेद 233, ये सब क्या है? जी हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक सवाल है जिसपे 5 जजों की बेंच सुनवाई कर रही है। मुख्य मुद्दा यह है कि क्या कोई ऐसा न्यायिक अधिकारी जिसे बार में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है और वो पहले से जुडिशियल सर्विस में है, उसे जिला जज के पद पर सीधे बार कोटे से नियुक्त किया जा सकता है। ये अनुच्छेद 233 की व्याख्या से जुड़ा है। अच्छा। कोर्ट ने इस पर भी चिंता जताई कि जिला न्यायपालिका में जो अच्छे जज हैं वो कई बार करियर में ठहराव महसूस करके नौकरी छोड़ देते हैं। एक दिलचस्प टिप्पणी ये भी आई कि जज के तौर पर 1 साल का अनुभव वकील के 5 साल के बराबर माना जा सकता है। तो ये सब नियुक्ति के मानकों पर एक गहरी सोच दिखाता है। सही बात है। और मध्य प्रदेश सिविल जज भर्ती मामले में भी कोर्ट ने कुछ कहा था। हाँ, मध्य प्रदेश वाले मामले में कोर्ट ने कहा कि जो 2023 का विज्ञापन था उसके हिसाब से भर्ती प्रक्रिया जल्दी पूरी करें। और ये भी साफ किया कि वो जो नया नियम आया ना, 3 साल की प्रैक्टिस या 70% मार्क्स वाला, वो इस भर्ती पर लागू नहीं होगा। तो कोर्ट व्यावहारिक दिक्कतों को भी समझ रहा है। ठीक है, तो एक तरफ ये अंदरूनी बातें चल रही हैं और दूसरी तरफ कोर्ट राज्यों पर भी सख्ती दिखा रहा है, जैसे तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश के मामले। बिल्कुल, ये दोनों मामले दिखाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट राज्यों से कैसे जवाबदेही मांग रहा है, खासकर जब जनता के पैसे या पर्यावरण का सवाल हो। तमिलनाडु सरकार को करुणानिधि जी की मूर्ति लगाने की योजना पर फटकार पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप वापस मद्रास हाईकोर्ट जाइए, क्योंकि हाईकोर्ट ने पहले ही सार्वजनिक जगहों पर मूर्तियों पर रोक लगाई हुई है। अच्छा, मतलब हाईकोर्ट के आदेश का पालन करें। हाँ। और हिमाचल वाला मामला, वो तो हिमालय में अस्तित्व का संकट जैसी बात कही कोर्ट ने। हाँ, वो बहुत गंभीर टिप्पणी थी। कोर्ट ने हिमाचल सरकार से जोनिंग नियम, जंगल कटाई, खनन, निर्माण, इन सब पर तीखे सवाल पूछे। ये दिखाता है कि पर्यावरण को लेकर कोर्ट कितना चिंतित है और राज्य सरकारों को उनकी जिम्मेदारी याद दिला रहा है। इसी कड़ी में चीफ जस्टिस गवाई की वो बुलडोजर फैसले वाली टिप्पणी, उसे कैसे समझे? थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। हाँ, ये समझना जरूरी है। जस्टिस गवाई का जो संतोष था वो उस फैसले से जुड़ा था जिसमें उन्होंने और जस्टिस विश्वनाथन ने मनमाने विध्वंस की निंदा की थी। मतलब बिना कानूनी प्रक्रिया के जो घर दुकान तोड़े जाते हैं, उसके खिलाफ था वो फैसला। तो उनका संतोष बुलडोजर चलाने पर नहीं, बल्कि उस पर अंकुश लगाने और कानून का राज्य स्थापित करने पर था। ये प्रशासन की मनमानी पर न्यायपालिका के अंकुश को दिखाता है। अच्छा, ये स्पष्टीकरण जरूरी था। अब जरा व्यक्तिगत अधिकारों पर आते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट का वो फैसला कि एडल्ट्री अपराध नहीं, पर इसके नागरिक परिणाम हो सकते हैं, ये क्या है मामला? हाँ, ये 2018 के जोसेफ शाइन फैसले की बड़ी महत्वपूर्ण व्याख्या है। सुप्रीम कोर्ट ने एडल्ट्री को अपराध तो नहीं माना था, लेकिन अब दिल्ली हाई कोर्ट कह रहा है कि ठीक है, क्रिमिनल केस नहीं बनेगा, पर अगर किसी के विवाहेतर संबंध से
दूसरे साथी को मानसिक पीड़ा हुई, शादीशुदा जिंदगी खराब हुई, हाँ। तो वो पीड़ित पक्ष उस तीसरे व्यक्ति से नागरिक मुआवजा मतलब सिविल डैमेजेस मांग सकता है। कोर्ट ने ऐसे एक मुकदमे को सुनवाई के लिए स्वीकार भी कर लिया है। बाप रे, मतलब आपराधिक नहीं पर दीवानी मामला बन सकता है। ये तो काफी पेचीदा है। बिल्कुल, ये उस फैसले में एक नई परत जोड़ता है। इसी तरह का एक और जटिल मामला वो आरक्षण और धर्म परिवर्तन वाला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। जी हाँ, मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई एससी महिला ईसाई बन जाती है और ईसाई पुरुष से शादी करती है तो उसे एससी कोटे का लाभ नहीं मिलेगा। ये आरक्षण, धर्म, पहचान, इन सबके बड़े संवेदनशील मुद्दे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पर रोक लगा दी है, मतलब अंतिम फैसला आने तक यथास्थिति रहेगी। इस पर अब गहराई से विचार होगा। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि कानून पर कुछ कहा कि इसे अपराध की श्रेणी से बाहर करने का वक्त आ गया है। हाँ, कोर्ट ने ये टिप्पणी की है कि इस पर पुनर्विचार का समय आ गया है। दुनिया भर में इसे अपराध से हटाकर सिविल रॉन्ग माना जा रहा है, जहां मुआवजे का प्रावधान होता है। ये भारत में फ्री स्पीच बनाम प्रतिष्ठा के अधिकार की बहस को और हवा देगा। चलिए अब कुछ बड़े पैमाने के मुद्दों पर आते हैं। वो बिल्डर बैंक गठजोड़ वाला मामला, जिसमें सीबीआई जांच का दायरा बढ़ाया गया है। हाँ, ये घर खरीदारों से जुड़ी बहुत बड़ी धोखाधड़ी का मामला है। पहले जांच मुख्यतः एनसीआर तक थी, लेकिन जब शुरुआती जांच में लगा कि अपराध हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को एनसीआर के बाहर, खासकर मुंबई, पुणे जैसे शहरों में भी 6 और एफआईआर दर्ज करने को कह दिया है। अच्छा, मतलब ये मामला काफी फैला हुआ हो सकता है। जी बिल्कुल, ये दिखाता है कि ये फ्रॉड कितना व्यापक हो सकता है और कोर्ट पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए कितना गंभीर है। ये तो हजारों लोगों से जुड़ा मुद्दा है। हाँ। इसी तरह एक और सिस्टम से जुड़ा बोझ, वो सरफेसी एक्ट वाला, कोर्ट ने उस पर भी चिंता जताई। हाँ, सरफेसी एक्ट बैंकों को लोन न चुकाने पर गिरवी संपत्ति कब्जा करके बेचने का अधिकार देता है। लोन रिकवरी के लिए जरूरी कानून है, लेकिन दिक्कत यह है कि इससे जुड़े इतने मामले डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल डीआरटीज में अटक गए हैं कि पूरा सिस्टम ही चरमरा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि शायद इस कानून पर ही दोबारा सोचने की जरूरत है, ताकि ये असरदार रहे और सिस्टम पर बोझ न बने। कमाल है, मतलब वसूली तेज करने का कानून ही अब सिस्टम को धीमा कर रहा है। बिल्कुल, यही विडंबना है। दिखाता है कि कानूनों को समय समय पर देखना पड़ता है कि वो काम कर भी रहे हैं या नहीं। चेक बाउंस मामलों के लिए भी तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी राज्यों से। वो भी तो बोझ का ही मामला है। हाँ, चेक बाउंस के मामले तो अदालतों पर पहाड़ जैसे हैं। कोर्ट ने जो स्पेशल कोर्ट्स का पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, उसी पर रिपोर्ट मांगी है। कोशिश यही है कि इन मामलों को निपटाने में तेजी लाई जाए। और एक किराएदार वाले मामले में भी कोर्ट ने सख्ती दिखाई, जबरन बेदखली और जेल की चेतावनी। हाँ, वो मामला था कोर्ट में दिए गए वचन का पालन न करने का। अगर कोई कोर्ट को वचन देता है कि वो जगह खाली कर देगा और फिर नहीं करता, तो कोर्ट इसे बहुत गंभीरता से लेता है। अवमानना की कार्रवाई हो सकती है। अच्छा, कुछ याचिकाएं खारिज भी हुई, जैसे कश्मीरी पंडितों को नौकरी में आयु छूट वाली पीआईएल। हाँ, वो पीआईएल खारिज हुई। ये दिखाता है कि जनहित याचिका का भी एक दायरा है। हर मांग इसके जरिए पूरी नहीं हो सकती। खासकर जो नीतिगत मामले होते हैं, उनमें कोर्ट बहुत सोच समझकर ही दखल देता है। चांदनी चौक में अवैध निर्माणों पर लगी रोक हटने का भी रास्ता साफ हुआ है। जी, वो मामला भी सुलझा। ये शहरी नियोजन और अतिक्रमण से जुड़ा था। कोर्ट के आदेश से अब नियमों को लागू करने में मदद मिलेगी। वकीलों के आचरण पर भी कुछ खबरें थीं। एक वकील को निलंबित किया गया, मुआवजे का आदेश हुआ। हाँ, एक वकील को कदाचार के लिए निलंबित किया गया और 1 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश हुआ। ये वकीलों के लिए पेशेवर नैतिकता बनाए रखने के महत्व को दिखाता है। और एक वकील को हाई कोर्ट परिसर में तलवार लहराने के आरोप में जमानत मिली। जी, वो भी एक घटना हुई। ये सब कानूनी पेशे में अनुशासन बनाए रखने की चुनौतियों को दिखाता है। चलिए अब जरा हाई कोर्ट्स की तरफ चलते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट के कई फैसले आए। पत्नी की बीमारी छिपाने पर शादी रद्द, मजदूर की हिरासत रद्द। हाँ, बॉम्बे हाई कोर्ट काफी सक्रिय रहा। पत्नी की सेरेब्रल पाल्सी छिपाने पर शादी धोखाधड़ी के आधार पर रद्द कर दी। एक मजदूर की हिरासत इसलिए रद्द हुई क्योंकि हिरासत आदेश का जो अनुवाद उसे दिया गया वो गलत था। ये उसके संवैधानिक अधिकार का हनन था। एक 2015 के गैंग रेप मामले में आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा और सनातन संस्था पर बैन की मांग वाली पीआईएल वापस लेने की अनुमति दी क्योंकि केंद्र को पर्याप्त सबूत नहीं मिले थे। और राज ठाकरे वाली याचिका का क्या हुआ? उस जनहित याचिका की स्वीकार्यता पर ही कोर्ट ने सवाल उठा दिए, ये देखते हुए कि क्या ये वास्तव में जनहित में है या इसका कोई और मकसद है। ये पीआईएल के दुरुपयोग पर एक तरह की टिप्पणी थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने पतंजलि को साधारण च्यवनप्राश
शब्द इस्तेमाल करने दिया, पर कुछ शर्तों के साथ। हाँ, वो विज्ञापन से जुड़ा मामला था। कोर्ट ने पतंजलि को शब्द इस्तेमाल करने दिया, लेकिन ये साफ करने को कहा कि ये किसी और के प्रोडक्ट से तुलना नहीं है। ये विज्ञापन और कंपटीशन के बीच संतुलन बनाने की कोशिश थी। और दिल्ली हाई कोर्ट ने मृत वकीलों के परिजनों की मदद के लिए भी कुछ कहा। जी, कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) और बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (BCD) से आग्रह किया है कि वे मृत वकीलों के परिवारों को वित्तीय सहायता देने के लिए एक नीति बनाएं। ये वकीलों के कल्याण की दिशा में एक अहम कदम है। एक और दिलचस्प मामला दिल्ली HC का था। पालतू जानवरों की लड़ाई पर FIR रद्द करके पड़ोसियों को बच्चों को पिज्जा और छाछ पिलाने की सामुदायिक सेवा। हाँ, ये मैंने भी पढ़ा। ये दिखाता है कि छोटे-मोटे झगड़ों में जहां दोनों पक्ष राजी हों, कोर्ट कभी-कभी सुलह के लिए ऐसे अनोखे रास्ते अपनाता है। रिश्ते सुधारने का एक अच्छा तरीका। बिल्कुल। और कोलगेट की याचिका पर कस्टम से रिपोर्ट मांगी गई। चीनी सामान द्वारा ट्रेडमार्क उल्लंघन। हाँ, ये बौद्धिक संपदा अधिकारों इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का मामला है। कोलगेट का आरोप है कि चीन से आ रहे सामान उनके ट्रेडमार्क का उल्लंघन कर रहे हैं। कोर्ट ने कस्टम से इस पर रिपोर्ट मांगी है। और एक और मामला था बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया का, जिन्होंने टीवी पर शॉर्ट्स में दिखने वाले कुछ सोशल मीडिया पोस्ट हटाने की मांग की है। ये व्यक्तिगत मानहानि और निजता से जुड़ा है। डिजिटल युग में ऐसे मामले बढ़ रहे हैं। व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी पर भी कुछ हुआ। CCI ने NCLAT में कुछ कहा। हाँ, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) ने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) में कहा कि व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी 2021 के जरिए अपनी प्रभावशाली स्थिति डोमिनेंट पोजीशन का दुरुपयोग किया है। ये मामला अभी चल रहा है। मद्रास हाईकोर्ट ने DM के मंत्री के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में नोटिस जारी किया है। जी, ये राजनीतिक भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़े मामलों में कानूनी प्रक्रिया के आगे बढ़ने का संकेत है। चुन पर बहस हुई। डेटा के शस्त्रीकरण का आरोप बनाम कल्याणकारी योजना। हाँ, ये काफी विवादित मामला है। याचिकाकर्ता कह रहे हैं कि इस डेटा का गलत इस्तेमाल हो सकता है, जबकि राज्य सरकार कह रही है कि ये पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए जरूरी है। ये डेटा गोपनीयता और सामाजिक नीति के बीच का टकराव है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने फिल्म टिकट की कीमत 200 रुपए तक सीमित करने वाले नियम पर भी रोक लगा दी। ये फिल्म इंडस्ट्री और दर्शकों के हितों के बीच संतुलन का सवाल है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने ही एक जज की टिप्पणियों का स्वतः संज्ञान लिया, सत्र न्यायाधीश के खिलाफ। जी, ये न्यायपालिका के अंदर अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने का एक उदाहरण है। कोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया है। केरल हाईकोर्ट के भी कुछ महत्वपूर्ण फैसले थे। धोखाधड़ी का पैसा कर योग्य आय नहीं और अवैध गिरफ्तारी वाली जमानत पर। हाँ, केरल HC ने कहा कि धोखाधड़ी से कमाया गया पैसा कंपनी या डायरेक्टर की टैक्सेबल इनकम नहीं है, बल्कि वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत अपराध की आय मानी जाएगी। और ये भी कहा कि अगर किसी को अवैध गिरफ्तारी के कारण अंतरिम जमानत मिली है तो उसे बाद में सिर्फ इसी आधार पर स्थायी नहीं किया जा सकता। जमानत के लिए मेरिट पर विचार करना होगा। ये जमानत प्रक्रियाओं की बारीकियों को साफ करता है। अच्छा, अब कुछ और छोटी बड़ी खबरें जल्दी से देख लेते हैं। फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा चेक बाउंस मामले में बरी हो गए। हाँ, वो मामला समझौते से खत्म हो गया, इसलिए वो बरी हो गए। और पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की याचिका खारिज हुई 2003 के हिरासत में मौत मामले में। जी, उनकी याचिका प्रक्रियात्मक आधार पर खारिज कर दी गई। द ग्रेट इंडियन कपिल शो को कानूनी नोटिस मिला हेरा फेरी के बाबूराव के इस्तेमाल पर। हाँ, ये कॉपीराइट और ट्रेडमार्क का मामला है। किरदारों की पहचान भी बौद्धिक संपदा होती है। लगता है प्रोडक्शन हाउस ने बिना अनुमति किरदार इस्तेमाल किया। नियामक संस्थाओं की तरफ से भी कुछ अपडेट्स हैं। सेबी ने वारिसों के लिए ट्रांसफर आसान किया। ट्राई का नया मसौदा। जी, सेबी ने कानूनी वारिसों के लिए सिक्योरिटीज का ट्रांसफर आसान बनाने के लिए नियम बदले, जिससे प्रक्रिया सरल होगी। और ट्राई ने प्रसारण और केबल इंडस्ट्री के लिए नया ड्राफ्ट रेगुलेशन जारी किया है, जिसका असर चैनलों की कीमतों और वितरण पर पड़ेगा। अडानी समूह से जुड़ी भी कुछ खबरें थी, सेबी जांच बंद होने के बाद और न्यूज लॉन्ड्री वाले मामले में। हाँ, सेबी ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट से जुड़े 2 मामलों में अडानी समूह के खिलाफ जांच बंद कर दिए। समूह ने इसके बाद अपनी प्राथमिकताएं बताईं। दूसरा, न्यूज लॉन्ड्री और अन्य मीडिया पोर्टल्स के खिलाफ अडानी समूह ने जो गैग ऑर्डर की अपील की थी, उसे दिल्ली की एक अदालत ने किसी और जज को ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया। ये एक प्रक्रियात्मक फैसला है कि अपील कौन सुनेगा। कानूनी फर्मों का विलय भी हुआ है, IC रेगफिन लीगल और बर्जन लॉ। जी, ये कानूनी उद्योग में कंसोलिडेशन का ट्रेंड दिखाता है।
फर्में अपनी पहुंच और विशेषज्ञता बढ़ाने के लिए विलय कर रही हैं। एक हाई कोर्ट ने राज्य के सभी किशोर गृह जुवेनाइल होम्स का निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। ये भी अहम है। बिल्कुल, ये बाल अधिकारों के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और यूपी सरकार ने पुलिस रिकॉर्ड और गाड़ियों से जातिगत संदर्भ हटाने का कदम उठाया है हाई कोर्ट के आदेश पर। हाँ, ये सामाजिक न्याय की दिशा में एक स्वागत योग्य कदम है जो हाईकोर्ट के निर्देश के बाद उठाया गया है। आखिर में मध्यस्थता पर फिर से आते हैं। भारत को वैश्विक केंद्र बनाने और उसमें एआई के इस्तेमाल पर बात हुई। हाँ, जैसा हमने पहले जिक्र किया, सिंगापुर के जिमी यिम ने भारत को हब बनाने पर अपने विचार रखे और जस्टिस विक्रम नाथ ने मध्यस्थता में एआई के इस्तेमाल पर बात की, फायदे बताए, जैसे रिसर्च में मदद, लेकिन साथ ही डेटा गोपनीयता और पूर्वाग्रहों के खतरों से आगाह भी किया। तकनीक का संतुलित उपयोग जरूरी है। तो ये थी पिछले 2 दिनों की कुछ मुख्य कानूनी सुर्खियां और उनका विश्लेषण। कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज पर हमने देखा कि कैसे अदालतें न सिर्फ केस सुलझा रही हैं, बल्कि शासन, अधिकार, व्यवस्था और यहाँ तक कि भविष्य की तकनीक पर भी अपनी छाप छोड़ रही हैं। बिल्कुल, और इन सबको एक साथ देखें तो एक बड़ा सवाल उभरता है, जैसा हमने जजों की कमी और मुकदमों के बोझ के संदर्भ में बात की थी। सवाल ये है कि न्यायपालिका इन सब चुनौतियों के बीच न्याय की रफ्तार और न्याय की गहराई या सटीकता, इन दोनों में संतुलन कैसे बनाएगी? क्या जल्दी करने में गुणवत्ता पीछे छूटेगी या गहराई में जाने में देरी और बढ़ेगी? ये एक लगातार चलने वाली बहस और चुनौती है। निश्चित रूप से ये एक सोचने वाला बिंदु है। आज कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज में इस गहरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्द ही कानूनी दुनिया की और भी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हाजिर होंगे।